मुज़ाकरा खत्म हुआ और कब मेहमान खसूसी को इख्तितामी तकरीर और तकसीम इनामात के लिए बुलाया गया, डैनी को मालूम ही न हो सका। फिर वो अचानक अपनी कुर्सी से चल पड़ा और हैरत और बेचैनी के साथ स्टेज की तरफ देखने लगा, जहां सदारती कुर्सी वाला मतीन और वजीह शख्स रोस्टम पर माइक के सामने खड़ा था। नौजवान दोस्तों और बुजुर्ग साथियों, मुझे खुशी हुई कि आज यहाँ मुज़ाकरे के शुराका ने बहुत मालूमाती तकरीरें की। मेहमान खसूसी की ठहरी ठहरी भारी और गनूदा सी आवाज फिजा में किसी लाहौटी खोज की तरह फैल रही थी और डैनी गरगो रेशियर में सरायत करती जा रही थी। वो किसी सहमज़दा मामूल की तरह सर उठाए उसके अफकारे आलिया सुने जा रहा था। क्या हुआ, क्या बात है तमरी साहब? उसके बचने की कैफियत अचानक बदल जाने पर गजाला बुखला की। उसकी तरन्नुम रेज आवाज डैनी को बहुत दूर से आती महसूस हुई। उपरेरी से लेकर पीकेपन से मुस्कुरा दिया। नहीं कुछ नहीं, मुझे बातों बातों में वक्त गुजारने का एहसास ही न हो सका। मंशियात उस मशीनी दौर का एक मोज़ी तोहफा है। जहर जिंदगी वो खत्म करता है, मगर ये इंसानी ज़हन को तबाह करके इसे एक बेमसरफ ढांचा बना देती है। गरूदा आवाज फिजा पर मोहित थी। अगर उस बढ़ते हुए रियाले के सामने बन न बांधा गया तो माशरा तबाही से दो चार हो जाएगा। जली ने कुश्ती छोड़ दी। एजान की शिद्दत से उसका हल्क सूखने लगा था। वो जुबान अंतर करने के लिए बेचैन था। वो रोशनियों से बचता हुआ पंडाल से बाहर आ गया। वजाला और आबदा उसके पीछे पीछे थी। डैनी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आवाज ने बरसों से उसे अपना कैदी बनाया हुआ था, वो यूं सरेआम फिजा में गूंज रही थी। कैंपस के हॉस्टलों में अजीब इस्तराब की सी कैफियत तारी थी। जो तलबा बहल पढ़ने के कादर वहां मुकीम थे, उनके लिए तो खैर सब कुछ मामूल के मुताबिक ही था, मगर ऐसे लोग अक्सरियत में होने के बावजूद माशरती जिंदगी में इतने सरगर्म नहीं थे। हॉस्टल के रौनक मर्दान खान, अब्दुल वहाब, जब्बार, नूरी, अल सईद और तला जैसे लोगों के दम से थी, जो निसाबी मुआमलों से जरा परहेजी करते थे, मगर गैर निसाबी सरगर्मियों और दूसरों की पगड़ियां उछालने में पेश पेश रहते थे। वो लोग मुख्तलिफ इलाकों बैठे मुल्कों से ताल्लुक रखते थे, मगर उनमें एक शौक मुश्तरक था जिसने उन्हें सारे इम्तियाजात भुलाकर शहर शिखर होने पर मजबूर कर दिया था। वो अक्सर रात गए भी एक दूसरे के दरवाजों पर दस्तक देते या वहां से बरामद होते नजर आते थे, क्योंकि उनका नशा मुश्तरक था, जो सस्ता होने के साथ ही कारगर भी था। बाज़ारा आंखें ही सुर्ख होती थी और ताकत, हिम्मत और जुरात के सारे सूते एक साथ बह निकलते थे। जो जिस धुन में लग जाता था लगा ही रहता। मोहब्बत का जिक्र आता तो आवाजों में रकत तारी हो जाती। दिलरुबा नाज़नीनों के नाम लिए जाते तो आंखों के गोशे नम हो जाते। और ऐसे में अगर किसी के मुंह से कोई तलख बात निकल जाती तो वह हड़भूंग और मार दहाड़ मचती कि वार्डन की धमकी के बगैर हंगामा खत्म न होता। मगर रात गई बात गई का मज़दाक अगली सुबह वो फिर इकट्ठे हुए थे। एक दूसरे का थोड़ा बहुत खून बहा लेने के बावजूद भी उनकी आपस की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती थी। उस वक्त भी वो सब हॉस्टल से बाहर एक लान में मौजूद थे। सब ही थके थके, मुजमहल और उदास नजर आ रहे थे। सारा शहर रो रहा है। मर्दान खान चिल्लाए हुए लेजम बोला, पता नहीं साली कहाँ गायब होगी। कल सारे शहर में धक्के खाने के बाद बस थोड़ा सा मिला था। वो टैक्सी भी शहर में कहीं नजर नहीं आती। जब्बार ने पूछा, तुम तो आज भी गए थे? गया था, मगर भाड़ झोंक कर आ गया हूँ। मर्दान खान बुरा सा मुंह बना कर बोला, टैक्सी नजर आ जाती तो ड्राइवर ही की गर्दन पर सवार होकर थोड़ी बहुत ले आता। दिल्ली बेचारी भी तड़प रही है। अब्दुल वहाब ठंडा सांस लेकर बोला, थोड़ी दूर चलती है तो टांगे कांपने लगती हैं और आंखों के सामने चुंडलाहट से नाच आती है। हाय, मुझे तो उसका गम खाया जाएगा। लान पर 2-3 जहरीले कह के उभरे, मगर उनमें जिंदगी नाम की कोई शय नहीं थी। खोखले और बेजार बाजार से कह के जैसे खुशी से महरूमी के बाद मायूस होकर वो जिंदगी की हर हकीकत का मजहक्का उड़ाने पर तुल गए। अब तो कैंपस के जेर तामीर हिस्सों में भी जाने की पाबंदी लगी है। फिर कैसे दोस्ती चल रही है उसके साथ? इदनान ने मानी के लहजे में कहा, उसका पैसा छोड़ दो प्यारे, वो बैक वक्त 3-4 को उल्लू बना रही है। मुकाबला कराती है अपने जाने वालों में। उनकी ये बहस और तमहीज से गुज़िश्ता कई दिनों से यूं ही चल रही थी। चस्के लायाबे पर वो दूसरे नशों के बारे में भी तबादला ख्याल करते थे, मगर कहीं मुत्तफिक न हो सकते थे। उन दिनों शराब का हसूल सबसे आसान था, मगर वो एक महंगा नशा था। एक आध बार शराब की अय्याशी की जा सकती थी, लेकिन रोज शराब पीने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उसमें और भी कई खराबियां थी। उसे रखना छुपाना दुश्वार था। पीने के लिए ऐसी जगह जरूरी थी जहां बेफिक्री से गिलास तैयार करके एक एक घूंट में खाली किए जाए, जबकि चरस सस्ती, सदाबहार और इस्तेमाल में नहायत आसान थी। तुलगाए बगैर एक आम आदमी के लिए बेबू थी। जब उसकी रवानी थी तो डंके की चोट आम सिगरेटों के साथ चरस भरी हुई सिगरेटें भी जेबों में लिए फिरती थी और किसी को शुबा नहीं होता था। फिर जब मूड हुआ, अजुम से कट कर किसी गोशे या मैदान में हो के, स्कूटर की चाबी तो मुझे। नूर अल सईद ने उठते हुए अब्दुल वहाब से कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने घास पर लेटे लेटे टांगे पसार कर पतलून की जेब में हाथ डालते हुए सवाल किया। लिली के पास। मर्दान खान ने लिली का नाम खींच कर कहा और फिजा में बेख्तियार कह के गुनगुना उठे, मैं जरा स्टैंडिंग चक्कर मार कर आता हूँ। नूर अल सईद ने कहा, शायद आज वो आ ही जाए।
मुश्किल है। टला ने अपने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते मायूसाना लहजे में कहा, 8 बज गए, अब क्या आएगा? लेकिन तला का तबसरा नूर अल सईद को ना रोक सका। वो स्कूटर की चाबी घुमाता हुआ हस्तों की तरफ चलती गया जहां गाड़ी पार्क रहती थी। वो प्लाइंग पर पहुंचा तो वहां शहर जाने वाली आखिरी बस अपने चंद मुसाफिरों समेत रवानगी के लिए त्याग थी। उसके सिवा दूर तक किसी सवारी का नामो निशान नहीं था। तो उसकी मायूसी में मजीद इजाफा हो गया। मगर वापस लौटने की बजाय उसने मामले की पूरी तफ्तीश की ठान ली। उसे मालूम था कि टैक्सी ड्राइवर जामिया के एक माली का वाकिफकार था और जब भी उधर आता माली से जरूर मिलता था। लिहाजा उसने स्कूटर का रुख उस तरफ कर दिया जहां दर्जा जहारम के मुलाजमीन की क्वार्टर बने हुए थे। चंद ही मिनट में वो क्वार्टरों के दरमियान पहुंच गया, लेकिन फिर खुद ही चकरा कर रह गया। चर्च के बगैर शायद उसका ज़हन भी नकारा हो चला था। वो वहां तक तो तोड़ा चलाया था, मगर न माली के मकान से वाकिफ था न उसका नाम जानता था। बस एक हद तक सूरत आशना ही था। ऐसी सूरत में वहां के रहने वालों से महज हुलिया और खदोखाल बताकर माली का घर दरियाफ्त करना उसे मुनासिब महसूस न हुआ। वह गैर मुल्की तालिब इल्म था और ऐसा मशकूक रवैया इख्तियार करके माली के लिए कुछ दुश्वारी नहीं खड़ी करना चाहता था। उन दिनों कुछ लड़कों की अहम काना बेपरवाहियों से जामिया के हदूद में अमूमन और हॉस्टल्स में खुसूसन मनशियात के इस्तेमाल की खबरें इंतजामिया को मिल चुकी थी और इस अमर पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि जामिया के हदूद में मनशियात कैसे पहुंचती है। और होश के बाद जो नताज अखज़ किए गए उनमें जामिया के हदूद में वाकई इक्का दुक्का दुकानों, कैंटीन के अमले और जामिया के निचले दर्जे के कम तनख्वाह याफ्ता मुलाजमीन पर शुबहात का इजहार किया गया था जो इजाफी आमदनी के लालच में उस लानत के फरोग में मुआवन हो सकती थी। आम ख्याल यह था कि शायद ऐसे मुश्तबा अफराद को बेनकाद करने के लिए उन पर निगाह पे रखी जा रही थी। उन लोगों को मनशियात के फरहमी में अंदर के किसी आदमी का दखल नहीं था और टैक्सी ड्राइवर जब्बार के जरिए उनसे मुतारिफ हुआ था। जब्बार उसकी टैक्सी में शहर से यूनिवर्सिटी लौट रहा था कि रास्ते में अचानक ड्राइवर ने सिगरेट नोशी शुरू कर दी। धुएं की मखसूस बू पहचानते ही जब्बार बेचैन हो गया। वो उस वक्त भी चरस का थोड़ा बहुत आदी था, लिहाजा उसने बेतकल्फी से ड्राइवर से सिगरेट मांगी जो कदरे हैरत के इजहार के साथ उसे दे दी गई। तुम भी गोली लगाती हो बाबू? ड्राइवर ने पूछा था। अरे इसी से तो जिंदगी का मजा है। जब्बार ने सिगरेट का कसीला धुआं अपने फेफड़ों में भरते हुए कहा। मिल जाती है तो पी लेते हैं, अमरनाथ तरसते रहते हैं। कहाँ से लेते हो? एक दोस्त को लसबेला का एक अड्डा मालूम है, वो शहर आता है तो थोड़ी बहुत ले जाता है। इसका मतलब है कि और लड़के भी पीते हैं। ड्राइवर की आवाज पुरख्याल हो गई थी। कितने होंगे पीने वाले? 15-20 को तो मैं खुद जानता हूँ। ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार सुस्त कर दी। उसका मतलब है कि यहाँ माल निकलने का आसरा है। उसने गर्दन घुमाकर सवाल किया था। क्या तुम चरस बेचती हो? जब्बार ने हैरत से पूछा। बस ये कुछ कहने की बात नहीं। ड्राइवर हसरत भर लहजे में बोला था। किराए कम थे तो 2 पैसे बच भी जाते थे। जब से पेट्रोल में आग लगी है और हमारे किराए बढ़ाए गए हैं, धंधा ही चौपट हो गया। लोग घंटा आधा घंटा बस का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन टैक्सी के बारे में नहीं सोचते। अब तो सफेदपोश लोग भी ढीठ बनकर बाल बच्चों को बसों में धक्के खिलवाने लगे हैं। गुजारे के लिए हमें भी कुछ हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी में तुम्हारा काम खासा चलेगा। जब्बार ने राय जाहिर की थी, मगर बस उधार किसी से न करना। अजी अपना हर एज से क्या वास्ता? वो इसकी बात काट कर बोला था। मैं कॉलेज के लड़कों को खूब जानता हूँ। उधार की अय्याशी हर एक को अच्छी लगती है। 10 हिसाब साफ कर देते हैं तो 2-4 कंगले भी निकल आते हैं। जिनसे उधार की वापसी का मुतालबा करो तो 10-5 साथी लाकर ठुकाई कर डालते। वो दिन मैंने नाजमाबाद में ठेले पर हलीम भी बेची है साहब। शाम को कॉलेजों के पास खड़ा हो जाता था। उन लड़कों से निमटना अपने बस से बाहर है। बस जिससे तुम सामना करा दोगे उसी से नकद लेन दे रखूंगा। फिर कब से आओगे? कल आऊंगा माल लेकर। उसे गहरा सांस लेकर कहा था कि 5:30 बजे आखिरी बस स्टैंड पर पहुंचूंगा। उसी वक्त तुम बता देना कि फिर कब आऊं। तो रोज नहीं आओगे? अरे क्यों मरवाओगे साहब? वह हंस पड़ा। रोज आने लगा तो टैक्सी हर एक की निगाहों में कटकेगी। दिन के वक्त आने का भी वक्त बदलता रहेगा। तुम भी आदमी बदल बदल कर भेजना। ऐसे धंधों में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। उसी वक्त तुम बता देना कि फिर कब आऊं। तो रोज नहीं आओगे? अरे क्यों मरवाओगे साहब? वह हंस पड़ा। रोज आने लगा तो टैक्सी हर एक की निगाहों में कटकेगी। दिन के वक्त आने का भी वक्त बदलता रहेगा। तुम भी आदमी बदल बदल कर भेजना। ऐसे धंधों में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मगर नए आदमी तुम्हें कैसे पहचानेंगे? वैसे तो टैक्सी का नंबर भी है, मगर ये मेरी अपनी नहीं। टैक्सी के बगैर भी काम चल जाएगा। जो कोई भी आएगा अपनी पहचान बताएगा। फिर इसी तरह काम चल निकला। वो चरस बहुत उम्दा लाता था और शुरू से तयशुदा के तहत पूरे ग्रुप की जरूरियात एक ही आदमी ले आता था। उनका ग्रुप बतदरीज बढ़ते बढ़ते 22 लड़कों लड़कियों पर मुश्तमिल हो गया था। यो सब के सब मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रहते थे। ये वो लोग थे जो एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, वरना वो बेतेरे दूसरे तलबा को भी जानते थे जो चरस के आदी थे, मगर अपनी आदात और इतवार की बिना पर उनमें घुस नहीं सकते थे। उन लोगों ने अपने लिए चरस की फराहमी का जरिया ढूंढ लिया था और इसे राज रखा था, वरना उन्हें अंदेशा था कि कोई नक चढ़ा इनकी तजलील के लिए इंतजामिया से मुखबरी करके उनके किसी साथी को चरस समेत रंगे हाथों न पकड़वा के
नूर अल सईद वापस होटल की तरफ जाते हुए मुसलसल उसके बारे में सोचता रहा। जो लोग 25 की टोली से बाहर थे उनके भी यकीनन कुछ न कुछ जराए रहे होंगे। उसने सोचा कि उस बुरे वक्त में अना को एक तरफ रखकर अगर उलट तोला जाए तो शायद बात बन ही जाए। यह फैसला करते उसके जहन में यूसुफ का नाम कुल बड़ा रहा था, जो फिलिस्तीन का बाशिंदा था। हुकूमत पाकिस्तान के वजीफे पर जामिया में केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था। वजीफे की रकम खासी बड़ी थी, लिहाजा वो बड़ी फरागदिली से रहता था। एक सेकंड हैंड कार भी रखी हुई थी जिसमें आए दिन अपनी दोस्त लड़कियों को तफरी मकामात पर ले जाया करता था। यूसुफ का कमरा अंदर से बंद था और कई अरब लड़कियों के हंसी मजाक की आवाजों के साथ ही केस्ट पर बजते हुए अरबी नगमे के बोल भी सुनाई दे रहे थे। नूर अल सईद दरवाजे पर पहुंचकर लहजा भर के ये चीज का, फिर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी डाली। अंदर केस्ट बजता रहा, आवाजें थमकी, फिर अंग्रेजी में एक सख्त आवाज गूंजी, कौन है? मैं नूर अल सईद हूँ, वो अरबी में बोला। जरा एक जरूरी काम है तुमसे। कुल्ली गिराई गई, दरवाजा थोड़ा सा खोला गया और यूसुफ उसके सामने आ गया। हाँ क्या बात है? उसके सांसों में ड्राई जिन की धीमी सी मगर वाजे बू रची हुई थी। अंदर बातें दोबारा शुरू हो चुकी थी। दरवाजे की झुरी में से नूर अल सईद को किसी के हाथ में थामे हुए एक बेहुदा अंग्रेजी साले की तस्वीर नजर आई। फिर वो यूसुफ की तरफ देखने लगा। उसे यूसुफ से इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी कि उसे अंदर आने को भी नहीं कहेगा और महल दरवाजे से टालने की कोशिश करेगा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी महफिल में मुखल हुआ। नूर अल सईद माजरत आमेज ले जमा का, दरअसल एक उलझन तुम्हारे दरवाजे तक ले आई है। अगर तुम थोड़ी सी चरस उधार दे सको। ये मोहताज घर नहीं है भाई, वो मुज़क्काना लहजे में बोला। नशे करने का शौक है तो हाथ फैलाने की बजाय माल फैला करो। नशेबाद नशे के बगैर चूहे से भी बदतर हो जाता है। यही हाल नूर अल सईद का भी था। यूसुफ के जेरी लकड़ीले इल्फाल उसके सर पर से गुजर गए। माल बहुत है मगर चरस नापैद हो गई है। उसने कहना चाहा मगर यूसुफ ने दरमियान ही से बात उजक ली। हमारे पास होती तो जिन न पी रहे होते। यूसुफ ने खुश्क लहजे में कहा, मुझे अफसोस है तो मैं तुम्हारी झोली में कुछ न डाल सकूंगा। ये कहकर उसने नूर अल सईद की रवानगी का इंतजार किए बगैर दरवाजा बंद करके बुलेट चढ़ा दिया। वो वापसी के लिए सीढ़ियां उतर रहा था तो यूसुफ के कमरे से पुरशोर कैकों की गूंज ऊपरी और धीमे धीमे उसकी खोपड़ी से लगने लगी। यूसुफ ने यकीनन अपने साथियों से उसका तज़किरा तज़हीक अमेज लहजे में किया था। जो वो यूं खुश हो रहे थे। वो बूटिया महीसे तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया और फिर स्कूटर स्टार्ट करके अपने दोस्तों की तरफ रवाना हो गया। हामिद के लिए तारिक की शख्सियत नहायत अजीबोगरीब और पुरस्रात थी। यूं महसूस होता था जैसे उसे स्टेट एजेंसी के काम और आमदनी से कोई दिलचस्पी न हो। सारी बागदौड़ मैनेजर के हाथ में थी जो नहायत बेईमान आदमी था। हमें 4 बहनों का बड़ा भाई और माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके वालिद साहब टेलीग्राफ अकाउंट्स ऑफिस में क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह इतनी कलील थी कि गाड़ी में मुश्किल चल रही थी। अगर सर छुपाने को सरकारी क्वार्टर न होता तो शायद उस तनख्वाह में जिंदा रहना भी दुश्वार हो जाता। उसके घर का माहौल खालिस मशरकी अंदाज का था, जहाँ बाहमी रिश्तों का एहतराम बुनियादी अंसर होता है। उसने ग्रेजुएशन किया तो सब घर वालों को उम्मीद थी कि वो किसी के कहे सुने बगैर खुद ही मुलाजमत की जुस्तजू में लग जाएगा, क्योंकि दूसरों की तरह घर के हालात उसके भी सामने थे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तन ढांकने को तो मोटा छोटा काफी होता, मगर आतिशी शकम सर्द करने की कोई सस्ती सूरत बाकी नहीं रही थी। पहले गोश्त की जगह दाल पकाने से खर्चा चुठाई रह जाता था, मगर अब उन्हें दाल भी अय्याशी के जुमरे में महसूस होने लगी थी, क्योंकि दाम गोश्त के मुंह आने लगे थे। लिहाजा आखिरी तारीखों में भांत भांत की चटनियां तैयार की जाती थी। एक तरफ गिरानी और तंगदस्ती का ये आलम था और दूसरी तरफ बाबाजान की तनख्वाह में 20 रुपए सालाना का इजाफा, जिससे कोई बात बनती नजर नहीं आती थी। जिस दिन अहमद के इम्तिहान खत्म हुए उसी दिन से उसने मुलाजमत के लिए तगोदो शुरू कर दी, मगर शहर भर की खाक छानने और जूतियां चटकाने के बावजूद उसे कहीं नौकरी की नवीद न मिल सकी। ऐसा नहीं था कि शहर में नौकरियां ही खत्म हो गई थी, काम बहुत थे, मगर बात सिर्फ इतनी थी कि कराची में पढ़े लिखे जरूरत से ज्यादा हो गए थे। शहर की बेहतर आबादी तालीमाना थी और फिर तालीमी इदारे हर साल हजारों सर्टिफिकेट, डिप्लोमे और डिग्रियां दिए जा रहे थे। अगर शहर के बैंक, दफातर और कारखाने उन्हें कहां तक खपाते चले जाते। हाँ, जाहिलों का इस शहर खराफात में कहब था तो उसके लिए बड़े काम थे जिन्हें कोई पढ़ा लिखा अपनाने को तैयार नहीं था। जो सख्ती मुलाजमत की तलाश में वो उस वक्त दफ्तर में पहुंचा था। खुशकिस्मती से उस दिन तारिक खुद मौजूद था। मैनेजर को अपने मुतल्लिकुन अनान बादशाही में किसी का दखल गवारा नहीं था, लेकिन मालिक के सामने वो मजबूर था। तारिक ने उसे 300 रुपए मुहाना पर मुलाजिम रख लिया। उसे शाम 6 से 8 बजे तक एजेंसी जाकर कुछ इंदराजात करने होती थी। रफ्ता रफ्ता उसने एजेंसी के टाइप राइटर पर कदर महारत हासिल कर ली तो किराएनामे, रसीदें, फरोख्त के मुआहदे और दूसरे दस्तावेजात भी टाइप करने लगा। एक रोज तारिक ने उसे टाइप करते देखा तो खुश होकर तनख्वाह 500 तक पहुंचा दी। वक्त गुजरने के साथ हमद पर मैनेजर की बेईमानियां जाहिर होने लगी। इब्तिदा में हमद ने उस बेईमानी की शिकायत करने का इरादा किया, मगर तारिक की अदम दिलचस्पी को देखते हुए खामोशी रहा। वो किसी पेचीदगी में पड़कर उस साफ सुथरी रोजी को गिराना नहीं चाहता था।